नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं दिल्ली की सुप्रसिद्ध पत्रकार नीलू व्यास जी के साथ होटल लेक व्यू अशोका में बैठा हूं और उनसे चर्चा करूंगा। वो यहाँ पर चुनाव से संबंधित कुछ चीज़ें कवर करने के लिए दिल्ली से आई हुई हैं, विशेष तौर पर इसी के लिए, और उन्होंने कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और उनसे चर्चाएं की है। तो आइए हम जानते हैं नीलू व्यास जी से। नीलू व्यास जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टेट अपडेट के दर्शकों की ओर से। थैंक यू। और भोपाल में आने का पर्पज़ आपका मैं समझ रहा हूं, जहां तक आप चुनाव के संबंधित जानकारी के लिए आई हैं। तो अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पर, और क्या देखा आपने, क्या किया? मैं परसों आई थी यहाँ पर, और जो कल लगभग 700 किलोमीटर का फासला मैंने तय किया था, जो भोपाल और नागपुर हाईवे है, और एक अच्छी ड्राइव थी। और जो पूरा जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है, अलग अलग एरियाज़ में रुककर लोगों से बातचीत करना, तो एक छोटी सी झलक हमें मिली कि एक्चुअली जो मध्य प्रदेश का कॉन्टेस्ट है वो कैसे प्ले आउट कर रहा है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। तो उसकी एक झलक मिली। पहले जो इलाके थे वहाँ पर, जैसे नर्मदापुरम वाला जो पूरा इलाका है, पिपरिया, वहाँ पर बीजेपी का बोलबाला लग रहा था। फिर जैसे जैसे मैं आगे गई तो वहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला लग रहा था। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स थी। जैसे ट्राइबल एरियाज़ थे, वहाँ पर थोड़ी सी रिजेंटमेंट था बीजेपी को लेकर। कई लोगों ने कहा कि लाडली स्कीम की जो योजना है वो उन तक नहीं पहुँची है। फिर ट्राइबल एरियाज़ में थोड़ा सा गुस्सा नज़र आया था। लेकिन मुझे जो कल की जो झलक मिली उससे मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा क्लोज फाइट है। अब वो वोट्स में कितना तब्दील करेगी, कैसे तब्दील करेगी, ये तो मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने काफ़ी ग्राउंड रिकवर किया है जो लूज़ कर गई थी बीजेपी। पहले का जो एक सर्वे आया था उसमें बीजेपी का बहुत 70 के करीब सीट्स बताई थी और कांग्रेस का बहुत ज़्यादा उसमें बताया था। तो ये इस बीच में जो दिल्ली के जो बड़े स्टालवर्ड नेता जो आए हैं, उसके बाद परिदृश्य बदला है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, बीजेपी के लिए आप पूछ रहे हैं ना कि हाँ, बीजेपी के लिए एक तो मोदी जी की रैलीज तो थोड़ा सा उनके फेवर में जा ही रही है। मोदी जी की गारंटी, फिर पहले शिवराज चौहान को बैक सीट पे डाला हुआ था, अब वो फ्रंट सीट में आ गए हैं। तो वो सब फैक्टर्स हैं। लेकिन कितना कुछ बीजेपी इतनी जल्दी कर पाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कांग्रेस ने प्रॉमिस कर दी हैं। और जो एक 3 टर्म्स की जो एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो तो है ही है। तो मुझे लगता है कि एक बदलाव की जो एक भूख है वो नज़र तो आ रही है। लेकिन अब वो कितने वोट्स पड़ेंगे इसमें बीजेपी और कांग्रेस को, ये थोड़ा सा भी कहना मुश्किल है। लेकिन एडवांटेज मुझे कांग्रेस को लगता है अभी फ़िलहाल, जो मेरी रीडिंग है। और अभी मुझे कल भी थोड़ा सा कुछ इलाकों में जाना है, तो मैं देखूंगी कि उन एरियाज़ में जाकर भी किस तरीके का परिदृश्य दिखता है। बट अभी मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्लोज फाइट है, लेकिन एडवांटेज कांग्रेस है। अभी वर्तमान में आपके बीजेपी और कांग्रेस के किन बड़े बड़े नेताओं से बातचीत हुई क्या है यहाँ पर भोपाल में? मैं अभी शिवराज जी का इंटरव्यू और विष्णुदत्त शर्मा जी का इंटरव्यू अभी कोशिश कर रही हूँ, तो देखिए वो शायद कल मिलेगा। लेकिन कल मैं छिंदवाड़ा गई हुई थी, तो वहाँ पर मुझे कमलनाथ का इंटरव्यू मिला है और उन्होंने करीब 10-12 मिनट इंटरव्यू के दिए थे। तो उनसे अच्छी बातचीत हुई थी और वो कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। बल्कि मैंने तो उनसे ये भी पूछा कि आपके लिए छिंदवाड़ा का किला बचाना कितना आसान है या मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी तो छिंदवाड़ा से एक रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप में मुझे पता है कि जो मैंने काम किया है और उसके बदले में लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे। लेकिन छिंदवाड़ा की बैटल मुझे लग रहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो वो बंटी साहू जो कैंडिडेट है बीजेपी का, वो एक टफ फाइट दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शन मैनेजर्स हैं बीजेपी के, इलेक्शन मैनेजर्स को उन्होंने गुजरात से बुलाया है, भोपाल से, दिल्ली से। तो पूरी ताकत वहाँ पर बीजेपी ने झोंक दी है एक तरीके से। तो मैं थोड़ा सा रोक के पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार, मध्य प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में तो है ही है, तो क्या सत्ता पक्ष होने के नाते बीजेपी को चुनाव में बेनिफिट मिल सकता है क्या? देखिए, मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि डबल इंजन का जो जुमला है बीजेपी का, वो फेल हो चुका है। और ये केवल चुनावी राज्यों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप मणिपुर में देख लीजिए, मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर में इनकी राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। मणिपुर का क्या दुर्दशा हुई है।
और आप बाकी राज्य उठाकर देख लीजिए, ये तो सब एग्जाम्पल्स ही हैं चुनावी राज्य में। मध्य प्रदेश में है, इसी तरीके से आप कितने बीजेपी के राज्य उठाकर देख लीजिए जहाँ पर डबल इंजन का फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा है। तो ये डबल इंजन कहना, और मेरा ये एक जर्नलिस्टिक रीडिंग है कि जब डबल इंजन बोला जाता है तो आप कहीं ना कहीं राज्यों के जो अधिकार हैं उनका आप हनन कर रहे हैं। तो ये जो डबल इंजन का जो जुमला है ये काम नहीं करता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में आप ये कहें कि डबल इंजन है, तो डबल इंजन का मतलब क्या है कि आप क्या राज्यों के जो अधिकार है वो भी आप छीन के बैठ जाओगे और ये बोलते रहोगे कि डबल इंजन। तो ये सब डबल इंजन वगैरह बोलने की ये बातें हैं, सिर्फ मूर्ख बनाने की लोगों को कोशिश है कि भाई बीजेपी के लोग फेवर में वोट करें, लेकिन ये केवल एक जुमला है और वो भी आई थिंक एक्सपोज हो गई है बीजेपी इस चीज़ को लेकर। तो डबल इंजन नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अभी ये जो लाडली बहना योजना शिवराज जी ने लागू की है, तो इसका क्या बेनिफिट लगता है? क्योंकि शिवराज जी के 18 साल से सरकार चल रही है, उसके पहले इस प्रकार की कोई उनके दिमाग में योजना आई नहीं, और अब इस वक्त चुनाव के ठीक थोड़ा सा पहले, तो ये इसको आपको लगता है आपको कि राजनीतिक दृष्टि से ही और चुनावी वोटों की दृष्टि से, कबाड़ने की दृष्टि से ही योजना लाई गई है, या वैसे जन कल्याण की योजना है क्या? नहीं, ये जन कल्याण की तो योजना है, लेकिन जो उसकी टाइमिंग है उसको देख के ये लगता है कि देखिए ये तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए किया गया है। लेकिन अगर आप उसके मेरिट में जाएं, अब जैसे कल जहाँ मैं जिन इलाकों में गई, बहुत सारे औरतों से वहाँ मिली, तो लाडली योजना से तो सब बहुत खुश हैं। तो औरतों में एक अवेकनिंग लाने के लिए मुझे लगता है, भले ही वो एक पॉलिटिकल टाइम उसके लिए सूट कर रहा हो बीजेपी को, लेकिन वो योजना अपने आप में औरतों में एक अवेकनिंग, एक जागरूकता लाने के लिए और एक उनकी अपनी आइडेंटिटी बने समाज में, उसको लेकर आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी योजना है। और इस तरीके की योजना अगर रहेगी, लेकिन बात वही है कि आप लाडली योजना आप लाते हैं, लेकिन विमेंस रिजर्वेशन बिल आप इम्प्लीमेंट करने का आपके पास कोई प्लान नहीं है। तो ये सब कुछ डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो बीजेपी के प्ले आउट होते रहते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाती है। इंटेंशन भले ही अच्छा हो, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करने का रोड मैप ही नहीं है आपके पास। अब महिला बिल आप लेकर आए, संसद में पास कर दिया आपने, इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा वो आपने आगे की सरकारों पर छोड़ दिया है। तो फिर लाडली बहना योजना, ठीक है, योजना बहुत अच्छी है, औरतों में अवेकनिंग लेकर आएगी, जागरूकता लेकर आएगी और उनकी अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर एंड में क्या होगा? जब जागरूकता आएगी, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, उनमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का भाव जगेगा, तो क्या होगा? वो संसद में आके फिर रोएंगी क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगी नहीं। तो ये थोड़ा सा हट के एक बात और करना चाहता हूँ। अभी एक 2 वीडियो वायरल हुए हैं, केंद्र मंत्री जी जो रहे हैं नरेंद्र सिंह जी, उनके बेटे के, और एक उनका जो कोई दूसरा है, तो क्या इसका उनके चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? मुझे लगता है कि ये जो तीनों वीडियो वायरल हुए हैं देवेंद्र तोमर के, जो नरेंद्र तोमर के, इसमें इसका जो इम्पैक्ट डिमनी जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वहाँ पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसका एक नेशनल इम्पैक्ट भी होगा। इसका असर केवल मध्य प्रदेश में नहीं होगा, क्योंकि वो मोदी जी के कृषि मंत्री हैं। कृषि मंत्री का बेटा अगर इस तरीके से रिश्वत लेता हुआ कथाकथित रूप से अगर वो दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब मोदी जी पर भी इसके सवाल लोग पूछेंगे कि भाई अगर रिश्वत जा रही है और केंद्रीय मंत्री उसमें पेस्टिसाइड की बात कर रहा है, जो उनका बेटा है वो ड्रग्स की बातें कर रहा है, मैरिजुआना की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल तो फिर मोदी जी पे खड़े होंगे। और अभी विंटर सेशन में आपको लग रहा है कि कोई उनको बख्शेगा नरेंद्र तोमर को? उनके इस्तीफे की मांग होगी, विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठाएगा। तो मुझे लगता है कि ये तो नेशनल मुद्दा एक बनेगा, संसद के बाहर और संसद के अंदर भी। तो ये मुझे लग रहा है कि केवल डिमिनी और मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। और बिल्कुल जैसे कि वो जो गृह राज्य मंत्री थे जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, जिस तरीके से वो मुद्दा पहले उठा था, तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र तोमर के बेटे का भी मुद्दा बिल्कुल उसी तरह से विपक्ष उठाएगी। तो ये थी हमारे साथ नीलू व्यास जी, जो दिल्ली से आई हुई हैं, और इनके साथ हमने कुछ चर्चा की है। और निश्चित रूप से जो उन्होंने मध्य प्रदेश में आकर के सिनेरियो जो देखा है, राजनीतिक परिवेश जो देखा है, और अलग अलग लोगों से बात की है, और भी बेबाक तरीके से उन्होंने सारी बातें हमारे सामने रखी है। तो स्टेट अपडेट के ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, नीलू जी का। और इसी के साथ ये चर्चा मैं समाप्त करता हूं। तो यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।